हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर रखा है और आज से हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 बताने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ टॉपिक को जो है समझते नहीं। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सारा स्टूडेंट, आप लोग सभी ध्यान रखो, जब भी आप क्वेश्चंस को बनाते हो तो क्वेश्चंस बनाने से पहले सारे टॉपिक्स को समझना काफी जरूरी है। आपको सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो एक तरह से रट्टाफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सारे टॉपिक्स यानी सारे टर्म्स जो हैं अकाउंट्स में, उसे आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अब देखिए ये सारे जो टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मुझसे देखिए क्वेश्चन बनाते समय ये गलती से अगर छूट गई है तो मैं इसे जो है अभी समझाना स्टार्ट करता हूं। सारे टर्म्स को हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बनाने से पहले मैं इस सारे टर्म्स को समझाऊंगा, और ये सारी चीजों को समझाने से पहले इसमें इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाइए, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 17 तक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और भी बीएसटी इकोनॉमिक्स के वीडियो जो हैं इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाइए, सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स के जो है वीडियोज बने हुए हैं, आप जाइए और जाकर के देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म क्या है यहाँ पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि समझना काफी जरूरी है। मेरा एक ही यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि सारा स्टूडेंट बढ़िया से समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, क्योंकि जब भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करता है तो समझ समझ के पढ़े। तो आइए सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी कंपनी या फर्म होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे वर्कमैन जो होते हैं या लेबर जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब जब ये सारे लेबर वगैरह जो है काम करेंगे, ठीक है, तो वो वर्कमैन क्या होगा, कभी ना कभी एक्सीडेंट या इंजरी से फेस करेगा। कभी उसे चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गया उसके साथ, तो वो एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया। अब वो जो लॉस हो गया तो उस लॉस का क्लेम वो जो है कंपनी से मांगने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्या है, वर्कमैन ने क्या किया, पैसा मांगने की कोशिश किया उस कंपनी से। अब वो जो कंपनी या जो फर्म जो है वो पैसा लाएगा कहां से, तो वो लाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वो रिजर्व है, जो भी फर्म या कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से कंपनी या फर्म क्या करती है, एक तरह से रिजर्व क्रिएट करने की कोशिश करती है। किसके लिए, वर्कमैन के लिए। तो वो बन जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से जो भी वर्कमैन का क्लेम होगा, मांग, किस चीज का मांग, जो भी वर्कमैन एक तरह से वो इंजरी होगा, उसे चोट लगेगी या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन वो फेस करेगा, तो वो इसी रिजर्व से क्लेम करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है, सपोज कीजिए 10 लाख का है, 10 लाख का। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्कमैन जो है उस फर्म या कंपनी में काम कर रहे थे, तो पता चला कि कुछ वर्कमैन को इंजरी हो गया या चोट आ गई, तो पता चला क्लेम कितने का आया है, क्लेम आया है 2 लाख का। अब ये जो 2 लाख रुपया है ये कहां से आएगा, इसी 10 लाख से आएगा। तो ये 10 लाख में 2 लाख अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बच गया 8 लाख रुपीज। अब 8 लाख रुपीज ये रिमेनिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, और ये जो 2 लाख है ये क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, समझ समझ के बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सारे टर्म्स को पढ़ना है। नेक्स्ट टर्म क्या है, आई होप ये 2 टर्म सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, अगर जिसे भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नेक्स्ट टर्म है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व वो रिजर्व है जो कि कंपनी क्या करती है, एक तरह से प्रॉफिट में से वो रिजर्व को क्रिएट करती है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर XYZ कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी या फर्म है, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये फर्म है। तो अब ये जो फर्म है क्या करती है, मतलब अब इसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो इनका जो भी प्रॉफिट आएगा, जैसे सपोज कीजिए कोई इनका जो प्रॉफिट आया 1 साल का 1 करोड़ आया, तो इसी 1 करोड़ रुपए में से ये क्या करती है कंपनी या फर्म, जनरल रिजर्व बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि फ्यूचर का कोई लॉसेस जो हो उस लॉसेस को रिकवर कर सके। वो लॉस का जो रिकवरमेंट होगा वो कहां से होगा, इसी प्रॉफिट से होगा, इसी 1 करोड़ से होगा। ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? काफी सिंपल चीज है। जो भी बिजनेस या जो भी आप संस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो पूंजी यानी कैपिटल जो आप लगाते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाना ही नहीं, जैसे शेयर मार्केट में जो पैसा आप एक तरह से लगा रहे हो वो भी एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तीन टर्म जो थे ये एक तरह से क्या है, लायबिलिटीज है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से क्या हो गया, लायबिलिटीज। और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, ये एक एसेट है, ये एक एसेट्स है। फिर पूछेगा एमसीक्यू वगैरह में किस टाइप का एसेट्स है, तो आपको बोलना है नॉन करेंट एसेट्स, लंबा एसेट्स है। ठीक है, वैसे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी होता है, जैसे मान के चल रहा हूं मैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये नॉन करेंट एसेट्स हम मान सकते हैं, सिंपली ऐसे आप एसेट्स मानिए। आगे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जहां भी रिजर्व लग जाए तो ये समझ लेना ये एक तरह से क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज। अब हम समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, बहुत विस्तार समझते हैं, समझना काफी जरूरी है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, समझ समझ के पढ़ो। जब भी आप क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हो तो मेन मकसद आपका समझना है। जब आप समझ लेते हैं तभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और सीखने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? ये एक तरह से ऐसा रिजर्व है जो कि क्रिएट किए जाते हैं किसी कंपनी या फर्म की तरह, ठीक, जैसे कि मैंने पहले समझाया। अब ये क्यों बनाया जाता है ये समझना काफी जरूरी है। जैसे कोई भी फर्म या कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट जब करती है तो मार्केट में, ध्यान से समझना है समझो, तो फिर क्या होता है, मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं होता। तो मार्केट में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन। तो कभी पैसा जो होता है ऊपर चला जाता है, ठीक है, और कभी पैसा जो होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, तो नीचे जब चला गया तो इसका मतलब कंपनी या फर्म जो होता है वो लॉस फेस कर रही होती है। अगर ऊपर गया है तो कंपनी प्रॉफिट फेस कर रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो कंपनी जब लॉस फेस करेगी, ठीक है, तो ये लॉस का रिकवरमेंट जो रिकवर वो करेगा इस लॉस का, ये कहां से होगा, इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 करोड़ का है जैसे मान लेते हैं, और कंपनी को लॉस हो गया 50 लाख का, तो वो 50 लाख का जो लॉस हुआ वो कहां से मैनेजमेंट होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बनाते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है तो उस इन्वेस्टमेंट के लॉस को मैनेज करने के लिए। समझ में आया? जैसे सिंपल सा टर्म है, जैसे घर पर, जैसे सपोज करो आप जैसे कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप जान रहे हो कि आपका कभी ना कभी लॉस हुआ होगा। ठीक है, आप पैसे खर्च करते हो तो आपका जाहिर सी बात है कभी ना कभी लॉस हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर जब आप एक कॉमर्स का स्टूडेंट हो, अकाउंट्स का स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पर बुद्धि क्या लगाना है कि जब भी कोई लॉस हो तो वहां पर कुछ पैसा आपको सेव करके रखना है। ठीक है, ये आप जानते हो पैसा क्यों सेव करके रखते हो, ताकि आगे कोई फाइनेंशियल कंडीशन आए, फाइनेंशियल बर्डन या पैसों की तंगी आए, तो उसी सेविंग पैसे से आप क्या करोगे, उसे रिकवर या मैनेजमेंट करोगे। ठीक इसी तरह से ये चीज जो ये टर्म बताएं, ये भी इसी तरह से काम करता है। आई होप सारे स्टूडेंट यहां तक समझ गया होगा। अब हम यहां आगे जो है करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, एक तरह से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर रखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उसके बाद बोले गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2025 द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 लिखे गए हैं। लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एसेट साइड इन्वेस्टमेंट लिखे गए हैं 4 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 है ना। अब यहाँ में जनरल एंट्री बनाने हैं। फर्स्ट में 5 केसेस है यहाँ पर, व्हेन इट्स
market value is not given, first case. Second, when its market value is 4 lakh. Third case, when its market value is 4,24,000. फोर्थ में लिखे गए हैं when its market value is 3,70,000 और फिफ्थ में लिखे गए हैं when its market value is 3,10,000. 5 केसेस हैं, 5 केस के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करने हैं, जर्नल एंट्री बनाने हैं। अब आप देखिए इस जर्नल एंट्री को हम बनाते कैसे हैं। पहले केस में बोला गया कि when its market value is not given, मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है 4 लाख का, और दूसरी बात यहाँ पे मार्केट की वैल्यू जो है दिया ही नहीं गया है। अब इस केस के हिसाब से हमें जर्नल एंट्री बनाना है। जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया है तो कोई भी यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात होती ही नहीं है, सिंपल हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री बना के दिखाना है। अब देखिए जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, एक तरह से लॉस जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक तरह से लायबिलिटीज है और इसे हम कहां पर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। अब यहाँ क्वेश्चन फिर अराइज होगा स्टूडेंट्स का कि आखिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लायबिलिटीज है, ये तो क्रेडिट आना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल तो ये क्रेडिट होता है। तो यहाँ आपको समझना ये जरूरी है कि ये हम यहाँ पर डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर हम कहां करेंगे, इन पार्टनर्स के बीच में करेंगे, ठीक है। इन सारे पार्टनर्स को हम ट्रांसफर करेंगे पैसा। जब भी पार्टनर्स को हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एक तरह से हम डेबिट में ही लिखते हैं क्योंकि ये पैसा हमें देना होता है पार्टनर्स को, ठीक है। क्लियर हो गया क्योंकि क्यों हम इसे डेबिट में लिखते हैं, समझ करके यहां पर लिखना है। अब सबसे पहले आप यहां पर लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेट में कुछ नहीं लिखना क्योंकि डेट यहां पर है ही। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट। ये कितने का है, ये है 60,000 का। यहां पर आप लिखो 60,000। क्लियर है। उसके बाद देखो जब आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 60,000 लिख दिया है तो आगे आपको ध्यान रखना है जितने भी पार्टनर्स है उन पार्टनर्स के बीच में हम ये पैसा को जो है बांट लेंगे। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं जैसे कि नितिन से, तो इसमें बांटो उसे कैपिटल अकाउंट में। एक नितिन है एक तरुण है, तो यहाँ लिखो सबसे पहले मैं जनरल एंट्री लिख देता हूँ टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा गया है, टू समर्स कैपिटल अकाउंट, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो इसी 60,000 रुपीज को हमें बांटना है। किस रेशो में बांटेंगे, हमेशा याद रखना है ओल्ड रेशो में बांटना है। अब यहां पर देखो ओल्ड रेशो कितने दिए गए हैं, तीनों के ओल्ड रेशो है यहां पर इक्वल है ना, ओल्ड रेशियो इक्वल है। न्यू रेशियो पहले 2:2:1 है क्योंकि न्यू रेशियो का कोई काम यहां पर नहीं है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ये जो है इक्वल बांटा गया है 1:1:1 के फॉर्म में, तो ये ओल्ड रेशियो हो गए। अब सभी पार्टनर्स को बांटेंगे, जैसे कि मैं एक दिखा देता हूं क्योंकि ये यहां पर तो सारे ओल्ड रेशियो सेम है तो सभी का सेम ही आएगा। अब नितिन का जैसे हम पता कर ले तो ये होगा 1/3 इंटू 60,000, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 20,000। अब सारे का प्रोसेस जो है सेम होगा तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तरुण का। तरुण के पार्ट में भी 20,000 आ जाएंगे। उसके बाद समर का भी यहां पर 20,000 आ जाएगा, जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा समर, तो समर का भी यहाँ पर 20,000। सारे का प्रोसेस है इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। आप एग्जाम में भी ऐसा ही लिखोगे। चलो अब जल्दी से यहाँ पर लिखते चलो। 20,000 यहाँ हो गया, फिर 20,000 यहाँ लिखो, फिर 20,000 यहाँ लिखो। अब यहाँ लिख दो नरेशन बिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्लियर है? तो इस तरह से जो है पहला ट्रांजेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है सभी को? जर्नल एंट्री, इसमें एक जर्नल एंट्री और बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फर्स्ट केस था ना, हाँ फर्स्ट केस का ये कंप्लीट हो गया, सॉरी ये फर्स्ट केस का जो है कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करते हैं सेकंड केस का भी मैं यहीं पर दिखा देता हूं। सेकंड केस का भी जो है मैं यहीं पर दिखा देता हूं क्योंकि जगह यहां पर खाली है। तो फर्स्ट का मैंने करके दिखा दिया, इडियट नहीं है, मैं बस नंबर 1 लिखा है। सेकंड की अगर बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू कितना लिखा गया, 4 लाख। मार्केट वैल्यू सेकंड में लिखे गए हैं 4 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट की तुम बात करोगे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है ये भी लिखा गया है, इन्वेस्टमेंट वो भी है 4 लाख। इन्वेस्टमेंट की अगर तुम बात करोगे तो वो भी 4 लाख ही लिखा गया है। अब तुम देखो मार्केट की वैल्यू है 4 लाख और इन्वेस्टमेंट भी है 4 लाख, तो यहां पर हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है ना प्रॉफिट अगर ना लॉस हो रहा है तो ट्रांजेक्शन यहां पर सेम हो जाएगा। पहला केस में तो यहां पर मार्केट वैल्यू ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है जब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो सिंपल पार्टनर्स के बीच में बांट दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेकंड केस में कोई प्रॉफिट लॉस होता ही नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा सेम एंट्री, यहां पर हो जाएगा सेम एंट्री। लेकिन ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिखोगे। एग्जाम में जैसा यहां पर ट्रांजेक्शन था वैसा का वैसा ट्रांजेक्शन आप फिर से लिख दोगे। हालांकि मुझे समझाना है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट दिखा रहा हूं, ठीक है, सेम एंट्री। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस की देखिए यहाँ पर जगह है तो मैं आप सभी को जो है यहीं पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। थर्ड केस में क्या बोला, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। मार्केट की वैल्यू जो है यहाँ पर कितने लिखे गए हैं, 4,24,000। अब थर्ड केस में देखो ट्रांजेक्शन आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले ध्यान देना क्योंकि थर्ड केस में यहाँ पर 3 टाइप से ट्रांजेक्शन बनेगा। कैसे बनेगा देखो, थर्ड केस में यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि 4,24,000 है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से वो ज्यादा है, तो इसका मतलब 24,000 का प्रॉफिट है। तो थर्ड केस में क्या होगा कि जैसे तीसरा केस जब बनाओगे तो तीसरा का पहला जो जर्नल एंट्री बनेगा बिल्कुल सेम, क्योंकि ये वाला जो जर्नल एंट्री है ये सभी के लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेम। लेकिन एग्जाम में आप सभी को मैं बोल रहा हूं कि ये सभी का सभी ट्रांजेक्शन आपको लिखना है। मुझे समझाना था इसलिए मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। चलो थर्ड का, इसी थर्ड का सेकंड नंबर यानी बी में मैं दिखा रहा हूं कि हम कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री। अब ध्यान दो, यहां पर थर्ड वाले केस में क्या हुआ है देखो सभी सुन। थर्ड वाले केस में यहां पर मार्केट की वैल्यू दी गई है 4,24,000। मैं यहां पर लिखता हूं थर्ड वाले के हिसाब से मार्केट वैल्यू, तो मार्केट की वैल्यू है 4,24,000 रुपीज, ठीक है, ये है मार्केट की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना था, 4 लाख का, तो यहां पर लिखो इन्वेस्टमेंट, यहां लिखो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का। तो इस 4,24,000 में अगर इन्वेस्टमेंट 4 लाख माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 24,000 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये आ गए प्रॉफिट, क्लियर है, ये आपके आ जाएंगे प्रॉफिट 24,000 का। अब देखो इस प्रॉफिट का हम एंट्री करेंगे कैसे, ये समझना काफी जरूरी है। तो देखो सबसे पहले तुम ये याद रखो यहां पर हाँ, सबसे पहले तुम यहां पर ये याद रखो कि यहां पर ट्रांजैक्शन बी में तुम करोगे कैसे, जैसे कि यहां लिखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का प्रॉफिट आया था, 24,000 का, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस तरह से तुम आप क्या लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। अब देखो जैसे कि कोई भी प्रॉफिट आता है, हमेशा याद रखना जब भी प्रॉफिट आता है यहां पर इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में, तो हमेशा रीवैल्यूएशन से ट्रीट करते हैं और उस रीवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां लिखो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन से लिखते हैं और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा नियम है तो आपको नियम से चलना है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर यहां लॉस होता तो फिर क्या करते हैं, तो इसी रीवैल्यूएशन को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। यही एंट्री जो है आगे करना है,
केस नंबर 4 में। जब मैं केस नंबर 4 समझाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि वहां पर लॉस को रिवैल्यूएशन में हमने कहां लिखा, डेबिट में, लेकिन यहां तो प्रॉफिट हुआ इसलिए आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो एक एंट्री ये होगी, तो यहां पर लिख लो नरेशन बिंग प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ये जो प्रॉफिट 24,000 का आया, तो इस 24,000 का जो प्रॉफिट आया था वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया, ट्रांसफर किया, क्रेडिट साइड में दिखाया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये पार्टनर से कैपिटल के बीच में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा? इसे आपको बांटना है ओल्ड रेशियो ओनली। ठीक है, इसे आप कहां बांटोगे? इसे आप बांटोगे ओल्ड रेशियो ओनली। तो सबसे पहले यहां तो लिख दो जो भी प्रॉफिट था, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो जो पार्टनर्स है उस पार्टनर्स का नाम लिख लो। पार्टनर्स के नाम है टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिख लो टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर एक पार्टनर और है टू समर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट वैसे हुआ कितने का था? 24,000 का, तो यहां लिखो 24,000। अब आप देखो 24,000 को हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो जैसे देखो एक मैं दिखा रहा हूं नितिन्स का, तो नितिन्स वाले पार्ट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी 24,000 का ओल्ड रेशियो जैसे कि 1:1:1 था, तो 1/3 करोगे तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपीज ये सभी का आएगा क्योंकि सभी तो इक्वल है, तो इसीलिए डायरेक्टली आप लिखो यहां पर 8,000, 8,000 एंड 8,000। क्लियर है? अब यहां लिख लो नरेशन बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो इसी तरह से जो है एक केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। केस नंबर 4 करने के लिए मुझे यहां पर ये रफ करना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहां पर रफ कर देता हूं। तो चलिए अब यहां पर केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 में आप देखो मार्केट वैल्यू कितना लिखा गया है? 3,70,000। ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये केस नंबर मैं 4 समझा रहा हूं, हालांकि डेट नहीं है तो ये केस नंबर 4 मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है। ठीक है, तो मार्केट की वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो ये लिखे गए हैं 3,70,000, 3,70,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? ये थी 4 लाख। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिख लो जल्दी से, ये है 4 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख। मार्केट की वैल्यू है 3,70,000। ध्यान से, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 4 लाख का। तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो पैसा है ये कम गया है 30,000 से, इसका मतलब ये यहां पर लॉस आ गया। ठीक है, सिंपल सा यहां पर लॉजिक है। तो ये 30,000 रुपए का जो है यहां पर लॉस आया। तो यहां पर आप लिखो जल्दी से लॉस, लॉस कितना है? 30,000। अब तुम ध्यान से सुनो, थोड़ी देर पहले मैं जो बता रहा था कि कभी भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन को हमेशा कहां पर लिखना है? क्रेडिट साइड में। लेकिन यहां पर क्या हुए हैं इस क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर लॉस आए हुए हैं, यहां पर जो है लॉस आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रॉफिट जो आया था प्रॉफिट वाले केस में, उसमें आपने क्या लिखा था? एक तरह से रिवैल्यूएशन के नाम से क्रेडिट साइड में आपने उसे दिखाया था। लेकिन ये वाले में अब क्या होगा? ये वाले में आपको ध्यान से देखना है। देखो
एंट्री तो जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम पहले की तरह ही करना है, ठीक है। लेकिन जो 30,000 का लॉस आया है, ठीक है, उसे हमें कहां पर दिखाना है? डेबिट साइड में। आप डेबिट साइड में किस नाम से दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था तो उसमें भी लॉस को हमने इन्वेस्टमेंट में दिखाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये आप लिख लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में अगर हम बात करें तो ये कितने का रिजर्व बनाया गया था क्वेश्चन में? 60,000। 60,000। तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व का जो हम क्यों बनाते हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट पर लॉस आते हैं उसे रिकवर करने के लिए, ये मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। लॉस कितने का है? 30,000। तो इस लॉस को हम किस नाम से दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहां पर आप लिख दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये बस मैं समझाने के लिए ऐसे लॉस लिख दे रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहां पर बोलना चाहूंगा आपको रीवैल्यूएशन नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यहां पर इन्वेस्टमेंट की जगह पर क्या लिख लेगा? रीवैल्यूएशन लिख लेता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाले केस में होता है ना, वहां पर लॉस जो होते हैं तो रीवैल्यूएशन हम लिखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाले के केस में। जब भी लॉस आता है तो वहां रीवैल्यूएशन लिखते हैं, लेकिन यहां पर रीवैल्यूएशन ना लिख करके हमें इन्वेस्टमेंट लिखना है, क्योंकि लॉस हमेशा इन्वेस्टमेंट के नाम से होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, इन्वेस्टमेंट सॉरी यहां पर डेबिट नहीं होगा, ध्यान से। यहां पर जो लॉस आएंगे आपको क्रेडिट में लिखना है, यहां पर जो भी लॉस आएंगे उसे आपको क्रेडिट कर देना है। कहने का मतलब यह इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, उसे आप डेबिट में लिखते हो, लेकिन लॉसेस जब भी आता है तो उसे हमें क्रेडिट कर देना है। तो यहां पर आप लिखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट में लिखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं, जैसे मैं ब्रैकेट में बस ये समझाने के लिए मैं लॉस लिख रहा हूं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लॉस तो हमेशा डेबिट में होता है, लेकिन यहां पर इस लॉस को, है ना, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो, लेकिन लॉस जब किसी एसेट से होता है तो डेबिट ना बन करके क्रेडिट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह सोचना है। एसेट्स जब भी घटता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये 30,000 हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना 60,000 का, अब यहां लॉस हो गया 30,000, बचे कितने पैसे? 30,000 बच गए। उस 30,000 को क्या करो? उसी ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में क्या करो? बांट दो, ठीक है, सारे पार्टनर्स के बीच में क्या करो? बांट दो। तो सारे पार्टनर्स के जल्दी जल्दी आप नाम लिखो। तो नितिन, तरुण एंड समर्स, यहां मैं लिखूंगा टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, और एक समर है, टू समर्स कैपिटल अकाउंट। काफी सिंपल है। 60,000 था, 60,000 में तो लॉस हो गया 30,000 का, बहुत ही सिंपल है। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे यहां मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये कितने का था? 60,000। काफी सिंपल है। इसमें लॉस हुए थे कितने? इस इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ था 30,000 का, जैसे कि मैं आप ऊपर देख सकते हो। तो ये 30,000 माइनस जब हम करेंगे तो ये 30,000 रुपया जो है रिमेनिंग बच जाता है। किस पर? इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर ये रिमेनिंग अमाउंट बच गया। तो ये रिमेनिंग अमाउंट को जो है हमें इस पार्टनर्स के कैपिटल के बीच में बांट देने, ओल्ड रेशो में। तो 30,000 आ गए, तो इस 30,000 को हमें ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है, 1:1। तो यहां पर 10,000 आएगा, यहां पर भी 10,000 आएगा, और यहां पर भी 10,000 आ जाएगा। अब आप यहां लिख लो नरेशन, बिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब एक केस और रह गया इसमें, दैट इज फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में भी 2 जर्नल एंट्री हमें जो है बनाकर दिखाना है। कहने का मतलब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में क्या लिखेगा, मार्केट की वैल्यू है 3,10,000। अब यहीं पर मैं दिखा देता हूं, जैसे देखो फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ वाले पार्ट में मार्केट वैल्यू है कितना, मार्केट की वैल्यू 3,10,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख का। तो यहां पर 4 लाख में से 3,10,000 अगर हम घटा दें तो ये कितने का आ जाएगा, 90,000 रुपीज। तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। 90,000 रुपीज अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये भी लॉस हो जाएंगे। ठीक सेम एंट्री हमें यहां पर भी दिखाना है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 60,000 का। ठीक है, अब यहां पर लॉस जो है कितने का हुआ है, 90,000। पिछले वाले केस में एक बात और ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 60,000 का, लेकिन लॉस कितने का हुआ था, 30,000। तो 30,000 लॉस रिकवर करने के बाद भी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितने का बन गया था, 30,000। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, यहां पर लॉस ही आ गया 90,000, है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 60,000। तो यहां पर जो लॉस है, ये ध्यान रखना है, लॉस जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बड़ा हो गया। ये यहां पर कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है। लॉस जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बड़ा हो गया, है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था ये था 60,000 का, और लॉस ही यहां पर आ गया है 90,000 का। ठीक है, यहां पर लास्ट वाले केस में क्या हुआ था, लास्ट वाले केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था वो बड़ा था लॉस से, तो बड़ा होने के कारण जो लॉस था 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 60,000, हमने लॉस को मैनेज किया, तो आफ्टर दैट 30,000 फिर भी बच गया। अब ये जो 30,000 बच गया तो उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देते थे। लेकिन ये वाले केस में क्या हुआ है कि लॉस 90,000 है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है 60,000 का, तो यहां पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहां पर तो उल्टा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो क्या करो, बिल्कुल पहले की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट लिखो। जैसे कि यहां पर 2 एंट्री हमें बना के दिखाना है। फिफ्थ का ए पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखो, यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखो। यहां थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, वो था 60,000, 60,000 यहां पर आप लिख लो। दूसरी बात यहां पर आगे क्या हुआ है, आगे यहां पर मैंने क्या बताया था कि इस केस में जो है एक तरह से 30,000 का लॉस हो गया। ठीक है, देखो यहां पर लॉस है 90,000, रिजर्व में पैसा कितना है, 60,000। तो ये पैसा मैनेज करने के बाद, जैसे कि मान लो कि यहां पर मैं इसे माइनस करता हूं, 90,000 माइनस इतना, ठीक है, लॉस ही है 90,000, लेकिन रिजर्व में कितने हैं, 60,000। अभी भी हम जो है 30,000 का क्या चल रहे हैं, लॉस पर। ये क्या है, ये है लॉस, क्योंकि लॉस तो रिकवर पूरा हुआ नहीं है। सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अभी भी हम लॉस पे हैं। अब जो बचा हुआ जो लॉस है उसे इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं लिखते हैं, इसे किस नाम से लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो लॉस आया था, ठीक है, वो एक तरह से क्या था, इन्वेस्टमेंट पर था, लेकिन फिर भी क्या था, एक तरह से लास्ट वाले केस में वर्कमैन को सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था वो उसका पैसा जो है अभी भी बचा हुआ है, उस प्रॉफिट का पैसा भी बचा हुआ था। ठीक है, दैट्स वाई वहां पर इन्वेस्टमेंट का सिंपल लॉस का जो नाम जो है इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखते हैं। लेकिन ये वाले केस में क्या है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा नहीं बचा, अभी भी पहले जो लॉस था इसका पैसा मैनेज करने के बाद भी ये फिर से लॉस आ गया। तो इसीलिए फाइनली जो लॉस आता है इसे हम रीवैल्यूएशन के अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। तो यहां पर आप लिखो जल्दी से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख दो।
अब देखो यहाँ पर लॉस कितने के थे, 30,000, तो यहाँ पर इसे आप लिख लो 30,000। बाकी के जो पार्टनर्स हैं, बचे हुए जो पार्टनर्स हैं, उसे आपको क्या करना है, बांटना है। लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पर अभी आपको पार्टनर्स नहीं बांटना है। यहाँ पर आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहने का मतलब ये 90,000, तो ये पहले वाला लॉस है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जो पहले का लॉस होता है उसे इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर से लॉस आ जाए तो उसे रीवैल्यूएशन के नाम से दिखाते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट आता तो एक तरह से हम उसे पार्टनर्स के, मतलब पैसा जो बच जाता लास्ट में, बाद में जो प्रॉफिट आता उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। लेकिन इसमें तो बाद में ही एक तरह से लॉस आया, प्रॉफिट तो यहाँ आया ही नहीं। तो इस पैसे को हम क्या करेंगे, एक तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाते हैं। ये तो लॉस ही था पहले का, और ये बाद का जो था वो रिवैल्यूएशन। आई होप सारे स्टूडेंट यहाँ पर समझ गया होगा। यहाँ पर लिख लो आप नरेशन, being loss on investment fluctuation reserve, being loss on, नहीं तो आप ऐसा लिख लो being revaluation account, being loss on revaluation account, बस ऐसा सिंपल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगली एंट्री हम दिखाएंगे बी नंबर करके। अब जो यहाँ पर लॉस हुआ, तो ये लॉस का जो मैनेजमेंट है, मतलब कहने का मतलब जब प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट को हमने बांटा था, लेकिन यहाँ पर तो लॉस हुआ है। तो अब लॉस जो हुआ है तो पार्टनर्स को एक तरह से डेबिट करके हम दिखा देंगे, क्योंकि पार्टनर से सारा लॉस का पैसा यहाँ पर रिकवर होगा। तो यहाँ पर आप लिखो नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखो तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद लिख लो टू समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है। अब ये जो पैसा लॉस हुआ था 30,000 का, है ना, इसे ही जो है सारे पार्टनर से क्या करना, वसूलना है। कहने का मतलब ये सारे लॉस को रिकवर करेगा और रीवैल्यूएशन को हमें यहाँ पर कैंसिल करना है, ठीक है। यहाँ लिखो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस को यहाँ पर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितने का था, 30,000, और ये लॉस का पैसा 30,000 जो है हमें इसे ओल्ड रेशो में ही बांटना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो 10,000 कर करके जो है यहाँ पर हम बांट देंगे। यहाँ पर आप लिखो 10,000, यहाँ लिखो 10,000, और यहाँ भी लिख लो 10,000। क्लियर है। अब यहाँ लिख लो नरेशन, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का हमने पूरा का पूरा केस जो है यहां पर सॉल्व कर लिया। चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो आज हम एक ही क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं।